बच्चों, इस वीडियो में हम निबंध लेखन से संबंधित वैसे प्रश्न को कवर करेंगे जहां से आपके 17 फरवरी को होने वाले हिंदी के परीक्षा के लिए पूरे सीधे सीधे प्रश्न टकराएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान पर यहाँ पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो बच्चों निबंध लिखने का क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले हम उसका भूमिका लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? भूमिका। तो भूमिका में हम लिखेंगे कि स्वच्छता केवल एक आदत नहीं, मतलब कि उसकी भूमिका बताना है कि स्वच्छता केवल आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। मतलब कि साफ सफाई रहना एक किसी व्यक्ति का आदत ही नहीं होता है बल्कि उस किसी व्यक्ति का एक जीवन शैली मतलब लाइफ स्टाइल होता है। महात्मा गांधी ने कहा था स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि साफ सफाई स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत अभियान इसी आदर्श को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि जो स्वच्छ भारत अभियान जो एक कदम उठाया गया है, यह इसी सपना को साकार करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, उसके बाद जब हम अभियान पे लिख रहे हैं तो अभियान का हम उद्देश्य यहाँ पर लिखेंगे। क्या है उद्देश्य इसका? तो बच्चों, इसका उद्देश्य है कि इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। इसका उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त करना, कचरा प्रबंधन की दिशा सही देना और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है। यानी कि गांधी जी का जिस दिन जन्म हुआ था, उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इस आंदोलन की शुरुआत की गई, इस अभियान की शुरुआत की गई 2014 में। बच्चों, इसके लाभ अब क्या क्या थे? तो लाभ की ओर एक झलक देखते हैं कि इसका लाभ क्या था कि स्वास्थ्य में सुधार होता है। जब हम स्वच्छ रहेंगे तो साफ सफाई सभी तरफ रहेगी तो हमारे स्वास्थ्य को भी कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। अगला चीज, पर्यावरण स्वच्छ रहता है, यानी कि जो वातावरण है ये सब स्वच्छ रहता है। पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो पर्यटक जो स्थल होती है वह भी जब साफ सफाई रहती है तो उसका भी बढ़ावा मिलता है। लोगों में स्वच्छता की आदत विकसित होती है, यानी कि लोग साफ सफाई के प्रति जागरूक होते हैं। और विद्यार्थी और समाज की भूमिका पढ़ेंगे कि इसमें विद्यार्थी और समाज की भूमिका क्या है। तो इस अभियान में क्या है बच्चों कि विद्यार्थी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो अपने घर, स्कूल और मोहल्लों को क्या करेंगे? साफ रख सकते हैं। ठीक है, समाज के हर व्यक्ति को स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। अब इसका हम अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या होगा कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम सब मिलकर स्वच्छ भारत का सपना देखें तो इसे साकार करना असंभव नहीं है। अगर यानी कि अगर देश के सभी नागरिक अगर मिलकर स्वच्छ भारत का अगर सपना देखें तो ये कभी भी ऐसा है कि असंभव होगा? बिल्कुल यह संभव है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण। यह प्रश्न बच्चों बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आप इन सही प्रश्न को कवर कर लेंगे तो आपके कम से कम 5 मार्क्स तो बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 5 ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेकर आए गए हैं जिसमें से हर वर्ष किसी न किसी एक मुद्दे पर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए अब है क्या? पर्यावरण प्रदूषण पर। तो पर्यावरण प्रदूषण में क्या लिखना है कि सबसे पहले परिचय लिखना है। क्या लिखना है? परिचय। तो पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। हमारे जीवन का आधार क्या है? पर्यावरण है। यह हमें शुद्ध वायु, जल, भोजन और रहने का स्थान प्रदान करता है, यानी कि पर्यावरण में ही हम लोग रहते हैं। लेकिन आज प्रदूषण ने इसे दूषित कर दिया है, यानी कि प्रदूषण के कारण यह दूषित हो गया है। ठीक है, पर्यावरण के प्रदूषण के प्रकार, यानी कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कारखानों, वाहनों और पटाखों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण किससे होता है? कारखानों, वाहनों और पटाखों से निकलने वाले धुएं से होता है वायु प्रदूषण। अगला है कि जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या है कि कारखानों का अपशिष्ट और घरेलू कचरा नदियों और समुद्रों में डालने से जल प्रदूषण होता है। जो हम गंदे चीज़ों को जो जल में डाल देते हैं, नदी में बहा देते हैं, किसी भी जानवर का मृत्यु हो जाता है या कोई भी तरह का गंदगी जो होता है वो अगर हम जल में प्रवाहित करते हैं तो इससे क्या होता है कि जल प्रदूषण बढ़ता है।
अगला कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण। तो बच्चों ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि वाहनों के हॉर्न, आप देखते होंगे कि कहीं कहीं ऐसे जगह होते हैं जहाँ बस स्टैंड होते हैं, वहाँ पे वाहनों की हॉर्न बहुत तेजी से बजती रहती है। लाउड स्पीकर, किसी के शादी ब्याह या किसी भी बड़े फंक्शन में लाउड स्पीकर का भी प्रयोग किया जाता है। इससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। कारखानों से उत्पन्न ध्वनि, किसी किसी कारखानों से बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है जहाँ बड़े बड़े मशीन चलते हैं, तो इससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण आप समझते हैं कि जब मिट्टी में रसायन यानी कि केमिकल्स का मात्रा बढ़ जाता है और प्लास्टिक के उपयोग से भूमि क्या होता है, भूमि प्रदूषित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव में क्या है बच्चों कि प्रदूषण का मुख्य कारण मनुष्य की लापरवाही और प्रकृति के प्रति उसका असंवेदनशीलता है। यानी कि बच्चों जब मनुष्य लापरवाह रहता है तभी प्रदूषण की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर कहीं हमें नज़दीक जगह जाना है तो हम साइकिल से जाएंगे या पैदल चले जाएंगे, तो अब लोग शौक के चक्कर में क्या करते हैं कि मोटरसाइकिल या कार का उपयोग करते हैं नज़दीक जगह जाने के लिए भी। तो ये सब क्या है, लापरवाही है। इसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग, बीमारियां और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आते हैं। तो इसके परिणाम जो है बच्चों, ये ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो धरती पूरा आग का गोला, आप गर्मी के मौसम में देखते होंगे कि एकदम गरम गरम हवाएं साए साए बहती रहती है, तो क्या होता है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही देन है ना। प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। उसका समाधान हम क्या कर सकते हैं, तो समाधान ये एक ही बच्चों कि हम अधिक से अधिक क्या करेंगे, वृक्षारोपण करें, कचरे को पुनः चक्रित करें यानी कि कचरा को रिसाइकल करके उसका फिर से उपयोग किया जाए। वाहनों और कारखानों के प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे। वाहन से जो प्रदूषण आते हैं उन सभी का समय समय पर चेकअप करवाएंगे और जो कारखाना से जो प्रदूषण आते हैं उसे भी हम नियंत्रित करेंगे। अब अंत में हमारा निष्कर्ष क्या है, इसका लिखेंगे कि अंत का निष्कर्ष यही है कि यदि हम प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो हमारी पृथ्वी एक दिन रहने लायक नहीं रहेगी। जिस तरह से बच्चों अभी आप गर्मी के मौसम में ऐसे देखते रहे होंगे कि इतना ज़्यादा गर्मी इस बार पड़ा है कि जीवन लग रहा था कि पूरा गुमसुम हो गया है ना। तो अगले प्रश्न हमारा है कि ग्राम जीवन बनाम नगर जीवन, मतलब कि ग्राम जीवन के और नगर जीवन के बारे में इसमें बताना है। तो इसका परिचय हम लिखेंगे कि ग्राम और नगर जीवन हमारी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। दोनों का अपना महत्व, यानी कि गांव का जीवन और शहर का जीवन हमारी सभ्यता का क्या है, दो महत्वपूर्ण हिस्सा है और दोनों का अपना अपना महत्व है। ठीक है, अब हम पहले ग्राम जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों गाँव में जीवन शांतिपूर्ण और प्राकृतिक होता है, यानी कि गांव का जीवन जो होता है शांतिपूर्ण। शहर में आप देखते होंगे कि क्या होता है कि हमेशा गाड़ी का आन जान और लोगों का जो भीड़ भड़ाका होता है ये सब अत्यधिक रहता है, इसलिए वहाँ का जीवन जो होता है शांतिपूर्ण नहीं होता है। और शहर में इतना ज़्यादा कारखाने हो गए, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है कि वहाँ पर प्राकृतिक कोई दिखने को मिलता ही नहीं है, यानी कि पेड़ पौधा बहुत कम हो गए हैं शहर में। तो इसके अपेक्षा गाँव में पेड़ पौधे अत्यधिक है। तो बच्चों गांव का जीवन में क्या होता है, शांतिपूर्ण और प्राकृतिक होता है। ठीक है, यहाँ की हवा शुद्ध होती है, गांव की जो हवा होती है वो शुद्ध होती है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे अधिक होते हैं। ठीक है, कृषि मुख्य व्यवसाय है। गांव में क्या होता है कि कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। ठीक है, अगला क्या है, सुविधाओं की कमी होती है। गांव में डेवलप होने का कारण नहीं है कि जैसे बच्चों सुविधाएं उस तरह से गांव में मिल नहीं पाती है कि जैसे आप शहर में किसी भी व्यक्ति को देखते हैं कि हर व्यक्ति काम पर लगा होता है। कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है, कोई किसी भी कहीं टीचिंग कर रहा है या किसी भी प्रकार का काम कर रहा है। लेकिन गांव में लोग अधिकांश लोग क्या करते हैं कि खेती पर निर्भर रहते हैं, किसान बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि सुविधाओं की कमी होती है। अगला कह रहा है बच्चों नगर जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि नगरों में जीवन सुविधाओं से भरपूर हो रहता है, यानी कि नगर में यह जीवन जो होता है सुविधाओं से भरपूर होता है। नगर में क्या होता है कि हर तरह से काम धाम ये सब चीज़ मिलना आसान होता है। यहाँ रोजगार के अधिक अवसर होते हैं, यानी कि काम धाम अत्यधिक मिलता है। जीवन तेज और व्यस्त होता है, जब लोग काम में व्यस्त रहते हैं तो जीवन तेज और व्यस्त होगा ही। प्रदूषण और भीड़ भाड़ की समस्या होती है। क्या होता है कि ज़्यादा कारखाने और पर्यटन स्थल ये सब होने के कारण क्या होता है ये सब जगह भीड़ भाड़ से ग्रसित रहता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि तुलना इसमें अब करेंगे
कि गांव और नगर जीवन में क्या क्या डिफरेंस है। तो ग्राम और नगर जीवन दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होता है, जबकि नगर आधुनिक जीवन की ज़रूरतें पूरी करती है। यानी कि अगर आपको प्राकृतिक देखना पसंद है तो आप गांव में आकर देख सकते हैं। अगर आपको अगर आपको किसी प्रकार का ज़रूरतें यानी कि आधुनिक डेवलप चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप शहर में आकर देख सकते हैं। ठीक है, इसका निष्कर्ष हम पढ़ेंगे बच्चों कि ग्राम और नगर जीवन दोनों हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। हमें दोनों के संतुलन को बनाए रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं आपको डर लग रहा होगा कि ये सभी क्वेश्चंस को इतना छोटा छोटा हम लिख रहे हैं, तो बच्चों ये छोटा नहीं है। आप अगर इतना लिख देते हैं तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, नारी शिक्षा पर हमें लिखना है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश समय में देखा गया है कि अगर आप पिछले 10 सालों का देखेंगे तो उसमें से बहुत बार नारी शिक्षा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका हम परिचय लिखेंगे कि नारी शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। नारी शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। महिलाओं का पढ़ा लिखा होना। एक शिक्षित नारी न केवल अपना जीवन सुधारती है बल्कि अपने परिवार और समाज को भी उन्नति की ओर ले जाती है। यानी कि आप ऐसा देखते होंगे कि अगर किसी भी छोटे बच्चे की अगर माँ अगर पढ़ी लिखी होती है तो वह बच्चे की जो बेसिक जो नॉलेज होती है वो माँ ही कवर कर देती है जब बच्चा छोटा रहता है। ठीक है, तो इसका महत्व क्या होगा कि महत्व होगा कि बच्चों शिक्षा से नारी आत्मनिर्भर बनती है। शिक्षा से क्या होता है, नारी आत्मनिर्भर बनती है। यानी कि जो नारी होती है वह खुद से वो नारी भी कमाती है ना, अर्निंग नारी भी करती है। अगला क्या है कि वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है। यानी कि नारी को ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि जहाँ नारियों को अधिकार नहीं दिया गया है या अधिकार दिया भी गया है तो लोग छुपाते हैं कि उन्हें ये सभी चीज़ अधिकार नहीं मिला है। तो जब नारी के पास एजुकेशन रहता है तो क्या होता है कि वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है। समाज में उसका सम्मान बढ़ता है। जब या पुरुष का भी लेकर सोच सकते हैं तो जिस व्यक्ति के पास नॉलेज होता है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, उसका समाज में सम्मान ज़्यादा रहता है ना। अगला कह रहा है कि अब चुनौतियाँ क्या क्या है। तो बच्चों गरीबी और सामाजिक रूढ़िवादिता। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और शिक्षकों की कमी। तो बच्चों इन सभी कारणों से क्या होता है कि नारी पढ़ नहीं पाती है। बाल विवाह और अन्य सामाजिक कुरीतियां, इन सभी वजहों से क्या होता है कि नारी हमारे समाज में पढ़ नहीं पाती है। अब इसका समाधान क्या है, तो समाधान बच्चों बालिकाओं के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। यानी कि जो बच्चियां होती है उन्हें क्या है, मुफ्त में शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, जिससे हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, अगला क्या है, जागरूकता अभियान चलाना। यानी कि यह जागरूकता अभियान सरकार चलाती है कि यानी कि आप बेटा और बेटी दोनों को समान रूप से देखें और जितना अधिकार बेटा को उतना अधिकार बेटी को भी है शिक्षा ग्रहण करने का, तो आप बेटी को भी पढ़ाइए। ये सभी अभियान क्या करती है, सरकार चलाती है। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं चलानी चाहिए जिससे महिलाएं आगे आकर अपने अधिकार के लिए लड़े और अपने काम के प्रति सुयोग्य रहे। ठीक है, अगला इसका निष्कर्ष लिखेंगे, अगर एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जिस तरह आपको मैंने बताया कि अगर माँ अगर किसी बच्चे की पढ़ी लिखी होती है तो वह बच्चा भी पढ़ लिख लेता है। अगर घर के आसपास अगर छोटा छोटा अगर बच्चा है, अगर उस पूरा क्षेत्र में अगर एक टोले में कह सकते हैं कि अगर कोई एक महिला अगर पढ़ी लिखी है तो वह छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी दे सकती है। इस बात को समझते हुए हमें नारी शिक्षा की प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है बच्चों कि विज्ञान के चमत्कार। बच्चों विज्ञान के चमत्कार कह सकते हैं या विज्ञान का उपयोग इस तरह से करके बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं विगत वर्षों में। तो बच्चों एक इसका हम लिखेंगे कि परिचय पहले लिखेंगे। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे 50 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगी कि लाइव क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं आगे से। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं कि विज्ञान ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। विज्ञान के माध्यम से क्या होगा कि हमारा जीवन पूरा बदल गया है। यह हर क्षेत्र में चमत्कार कर रहा है। विज्ञान से ही हमारा जितना भी हर क्षेत्र है, मतलब कि आप किसी भी कार्य को देख सकते हैं, फैक्ट्री हो या मेडिकल साइंस हो, इस सभी में क्या होता है कि विज्ञान के माध्यम से ही हर चीज़ चमत्कार हो रहा है। इसका लाभ क्या क्या है बच्चों, तो इसका लाभ है कि परिवहन और संचार के क्षेत्र में प्रगति। परिवहन यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का जो व्यवस्था है, तो इससे और संचार यानी कि बातचीत जो होता है, दूर से बातचीत करना, उसके क्षेत्र में क्या होता है, वृद्धि होता है।
चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोजें, यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में क्या होता है, नई नई खोजें होती रहती है। ठीक है। शिक्षा और मनोरंजन में विज्ञान का योगदान, एजुकेशन लाइन में और जो इंटरटेनमेंट यानी कि जो फिल्म जगत है या किसी भी प्रकार का इंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है उसमें भी विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। कृषि और उद्योग में विकास, यानी कि खेती बाड़ी में अभी आप देख सकते हैं कि पहले बहुत कम अनाज उगते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे आ गए हैं जिससे अत्यधिक मात्रा में ऐसे बीज बनाए जाते हैं कि जिससे हाइब्रिड रूप से बहुत ज़्यादा अनाज की उपज होती है। ठीक है। इसका हानि क्या है विज्ञान का, तो विज्ञान से क्या हो गया कि पर्यावरण प्रदूषण, अब किसी भी क्षेत्र में अगर फैक्ट्री का अगर विकास होता है तो वहाँ पर उस एरिया का तो पूरा प्रदूषित हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होता है कि परमाणु हथियारों का निर्माण, अब ऐसा होने लगा है कि कोई ऐसा देश ऐसे ऐसे देश बनते जा रहे हैं जो अपने पास परमाणु हथियार रख लिए, यानी कि जो न्यूक्लियर जो बम होते हैं वो सभी का वो लोग परीक्षण कर चुके हैं। ठीक है। तो ये सभी बहुत अपने पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। तो बच्चों, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, अब विज्ञान से क्या होगा कि लोग ऐसे ऐसे फसल उगा देते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स की मात्रा होती है, तो इससे क्या होता है कि मानव का स्वास्थ्य भी खराब होता है। अगला क्या कह रहा है कि विज्ञान का हम सही उपयोग कैसे करेंगे। तो बच्चों, विज्ञान का सही उपयोग क्या है कि विज्ञान का सही उपयोग हमें विकास की ओर ले जाएगा। विज्ञान से का अगर हम सही उपयोग करते हैं तो हमें क्या करता है, विकास की ओर ले जाता है, डेवलप करता है। हमें इसे विनाश के लिए नहीं बल्कि मानवता और कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि इसका हमें ऐसा उपयोग करना चाहिए जिससे मानवता बनी रहे और हमेशा कल्याण हो सके एक दूसरे का। जिस तरह से पहले लोग एक दूसरे के प्रति कल्याण की भावना रखते थे उस तरह से कल्याण हो सके। ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या है, तो बच्चों विज्ञान वरदान है यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो बच्चों विज्ञान का अगर सही उपयोग किया जाए तो यह एक बहुत बड़ा वरदान है। ठीक है। अब हमारा अगला क्या है, मोबाइल फ़ोन के लाभ और हानि। अब मोबाइल फ़ोन से आप जानते हैं कि लाभ भी होता है और हानि भी होता है। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, परिचय में हम लिखेंगे कि मोबाइल फ़ोन आज हर व्यक्ति की ज़रूरत बन गया है, यानी कि जब आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें भी किसकी सहायता से देख रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन की। आपको ये सब नॉलेज किसके माध्यम से मिल रही है, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मिल रही है ना। यह आधुनिक जीवन का अहम हिस्सा है, यानी कि यह जो डेवलप जो अभी मॉडर्न जो एज है इसके लिए बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है। इसका हम लाभ क्या क्या लिखेंगे, तो बच्चों इसका लाभ क्या है कि संचार का सबसे आसान साधन है, यानी कि मोबाइल जो है वो बातचीत करने का सबसे आसान साधन है। या किसी से ऑडियो कॉल हो या वीडियो कॉल हो या जिस तरह से चैटिंग कॉल हो तो उससे हम मोबाइल फ़ोन की सहायता से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला क्या है, शिक्षा, मनोरंजन और व्यापार के लिए उपयोगी, यानी कि एजुकेशन लाइन में जैसे आप अभी मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए हो गया। मनोरंजन, अगर आप किसी प्रकार का कोई फिल्म या किसी प्रकार का वेब सीरीज ये सब भी देखते हैं तो ये आ गया मनोरंजन में। अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं ऑनलाइन, अगर किसी प्रकार का सामान अगर आप बेचते हैं या कुछ खरीदते हैं तो ये क्या हो गया, व्यापार के क्षेत्र में आ गया। तो ये सभी काम किसकी सहायता से होता है बच्चों, तो मोबाइल की सहायता से होता है। आपातकालीन स्थितियों में सहायता, अगर मान के चलिए कहीं पर बहुत भीषण आग लग गई तो आप पुलिस को या किसी प्रकार को जो अग्नि जो वाहन होती है उनको कॉल करने के लिए आप किसकी सहायता लेते हैं, तो इसी मोबाइल का ही देन है। ठीक है। अगला क्या है, इसका हानि। अब हम पढ़ेंगे कि मोबाइल का हानि क्या है। तो बच्चों, स्वास्थ्य समस्या, यानी कि मोबाइल के कारण क्या हो गया है कि स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती गई है। स्वास्थ्य समस्याएं का मतलब हुआ कि लोगों के हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगा है कि नेत्र दोष, यानी कि लोगों की आँख खराब होती जा रही है, नींद की कमी होती जा रही है, यानी कि लोग को नींद सही से नहीं पड़ रहा है, यानी कि लोग नींद में कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं, बड़बड़ाते जा रहे हैं। ये सभी दिक्कतें क्या चीज़ के कारण हुई है, मोबाइल के कारण हुई है। लत लगने की संभावना, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें मोबाइल की लत लग जाती है। जब तक वो मोबाइल किसी प्रकार का नोटिफिकेशन अगर देखेंगे नहीं, या जब तक मोबाइल में किसी प्रकार का अगर कोई वेब सीरीज है तो उस वेब सीरीज को जब तक कंप्लीट करेंगे नहीं तब तक उन्हें ऐसा लगता रहता है कि जैसे मुझसे किसी प्रकार का बहुत बड़ा कोई गलती हो गया हो या किसी प्रकार कोई बहुत सारा चीज़ छूट रहा हो। तो बच्चों, ये सभी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सभी लत लग जाती है। अगला है गोपनीयता की समस्या, यानी कि किसी व्यक्ति का प्राइवेसी लीक हो जाता है। कोई व्यक्ति ऐसे ही हंसी मजाक में करते करते और क्या करते हैं, अपने पूरी प्राइवेसी को फेसबुक पर डाल देते हैं, फोटो
हो, कहीं जा रहे हैं घूमने, कहीं कुछ कर रहे हैं, मतलब अपने पसंदीदा नापसंद या जो भी चीज़ होती है वो सभी चीज़ों को लोग प्राइवेट नहीं रखते हैं और सभी चीज़ों को लोग फेसबुक पर दिखाने के चक्कर में पूरा अपना प्राइवेसी ही खो देते हैं। तो बच्चों ये सभी चीज़ क्या है कि इसका हानि है। अब क्या कहता है जिम्मेदार उपयोग, तो इसका जिम्मेदार उपयोग हमें क्या क्या करना चाहिए, तो हमें मोबाइल का उपयोग सीमित और सही तरीके से करना चाहिए, मतलब कि हमें मोबाइल के प्रति हावी नहीं होना चाहिए, जितना हमें उपयोग करना है बस उतना उपयोग करना चाहिए और मोबाइल को फिर जस के तस वहीं पे रख देना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष, अगला हम निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि मोबाइल फ़ोन एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा मालिक। मोबाइल फ़ोन अच्छा सेवक है, यानी कि अगर आप मोबाइल का उपयोग करते हैं, आप मोबाइल के अगर उपयोग करते हैं तो आप मोबाइल का वो आपका अच्छा सेवक बन सकता है, लेकिन अगर आप मोबाइल को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो एक बहुत बुरा मालिक है जो आपको आपके जीवन को पूरा नष्ट अस्त व्यस्त कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके निबंध लेखन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जहां से आपके एग्जाम में आने के पूरे संभावना है। तो इन प्रश्नों को बच्चों अच्छे से याद कर लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।